नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गणितीय मूल अवधारणाओं के बारे में, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या होता है दोस्तों, गणित में कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें अच्छे से समझ में नहीं आते हैं, जिसके कारण से हमें गणित विषय जो है एक कठिन विषय लगने लग जाता है। तो उन्हीं बेसिक चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गणितीय मूल अवधारणाओं में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चिन्हों की संक्रियाओं के बारे में, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन ऑफ साइन। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, अगर आपको सभी जो संख्याएं अगर वो धनात्मक में दिए जाते हैं, तब वहां पर आपको जोड़ना रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक संख्या ले रहा हूं धन 5 और दूसरी संख्या ले रहा हूं धन 3। पहले हम इसको जोड़ेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे, तब यहाँ पर आ जाएगा 8। अब यहाँ पर हम चिन्ह लगाएंगे, तो हम यहाँ पर धन का चिन्ह लगाते हैं, तब यहाँ पर आ गया धन 8। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपके पास 5 रुपए थे, आपको 3 रुपए और मिल गए, तब आपके पास कितने रुपए हो गए, 8 रुपए हो गए। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए क्या होता है, अगर हमें जो संख्याएं हैं वे सभी के सभी ऋणात्मक में दे दिए जाए, तब हम क्या करेंगे, अब इसको समझते हैं। इसको भी हम जोड़ते ही हैं, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह हम लगाते हैं, ऋण का चिन्ह लगाते हैं। 5 और 3 को हमने तो जोड़ दिया, ये आ गया 8। अब यहां पर हम चिन्ह लगाते हैं ऋण का, यहां पर आ जाएगा ऋण का चिन्ह। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपके पास 5 रुपए उधार के थे, आपने 3 रुपए और उधार में ले लिए, तब आपके पास 8 रुपए हो गए उधारी के। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं। अब यदि क्या होता है, अगर आपको एक संख्या धन में दिया जाए और दूसरी संख्या जो है वो ऋण में दिया जाए, तब वहां पर हम क्या करेंगे। अगर मैं यहां पर एग्जांपल लूं, मैंने यहां पर ले लिया धन 8 और दूसरी संख्या को मैंने ले लिया ऋण 2। तो ऐसी स्थिति में जब एक धन में हो और एक ऋण में हो, उसको हम हमेशा घटाते ही हैं। लेकिन घटाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि बड़ी वाली संख्या का हम चिन्ह लगाते हैं। 8 में जब हम 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। अब यहां पर बड़ी वाली संख्या है 6, बड़ी वाली संख्या यहाँ पर 8 है। अब 8 के सामने में है यहाँ पर धन का चिन्ह, तो यहाँ पर धन का चिन्ह लग जाएगा। अब क्या होगा, मैं बड़ी वाली संख्या को ले लेता हूं ऋणात्मक में। मैंने क्या किया है, 8 को अब ले लिया है ऋणात्मक में, अब 2 को मैंने ले लिया है धनात्मक में। तब भी आपको यहां पर घटाना ही है। लेकिन आपको घटाते समय ध्यान रखना है कि बड़ी वाली संख्या का हम चिन्ह लगाते हैं। 8 में हम 2 को घटाएंगे, 8 में जब हम 2 को घटाएंगे तब ये आ जाएगा 6। लेकिन यहां पर बड़ी वाली संख्या है 8 और उसके सामने में है ऋण का चिन्ह, तो यहां पर आ जाएगा ऋण 6। तो यहां पर देखिए क्या हुआ था, पहले हमने धन को जोड़ दिया था, फिर ऋण को भी हमने जोड़ा ही था। अब एक धन और एक ऋण में दिए जाए, तब भी आपको यहाँ पर घटाना है। घटाने के बाद आपको बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगाना है। अब यदि बड़ी वाली संख्या जो वो ऋणात्मक में हो जाए और छोटी वाली संख्या जो है धनात्मक में हो जाए, मतलब कि एक धन में और एक ऋण में दिए जाए, तब भी आपको वहाँ पर घटाना ही है। लेकिन घटाने के बाद आपको बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चिन्हों की संख्याओं में इतना ही नहीं है, और भी कुछ बातें हैं, उसको अब करते हैं। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं चिन्हों का गुणा और चिन्हों के भाग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चिन्हों का गुणा क्या होता है और चिन्हों का भाग क्या होता है, अब इसके बारे में आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिन्हों का गुणा। अगर आपको चिन्हों का गुणा समझ में आ जाएगा, तब आप आसानी से चिन्हों के भाग को भी समझ जाओगे, क्योंकि दोनों समान ही होते, दोनों एक जैसे ही होते हैं। अब देखिए साथियों, चिन्हों का गुणा में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं धन का गुणा करूंगा धन से, तब क्या होगा। तो धन का गुणा अगर हम धन से करते हैं, तो वहां पर जो उत्तर आता है वो आता है धनात्मक में। अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊं, तो देखिए एग्जांपल में क्या हो जाएगा, यहां पर मैं एक संख्या ले रहा हूं धन 3, यहां पर मैंने एक संख्या को ले रहा हूं धन 3। अब इसका गुणा मैं करा रहा हूं धन 2 से। तो देखिए साथियों, ये कैसे होगा, पहले होगा चिन्हों का गुणा, यहां पर धन है और यहां पर भी धन है, तो धन और धन का जब गुणा होगा तो ये उत्तर आएगा धनात्मक में। अब 3 का गुणा होगा 2 से, तो यहां पर आ जाएगा 3 दूनी 6। अब देखिए साथियों, अगली बात आप सुनिए।
अगर मैं ऋण का गुणा करा दूं ऋण से, तब जो वहां जो उत्तर आता है तब भी वहां पर जो उत्तर आएगा वो धनात्मक में ही आएगा। आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो यहां पर देखिए, मैं एक संख्या ले रहा हूं ऋण 4, अब इसका मैं गुणा करा रहा हूं ऋण 4 से। तो पहले हम करेंगे चिन्हों का गुणा। तो ऋण और ऋण का जब गुणा होता है, ऋण और ऋण का गुणा होता है, तब यहां पर आता है धनात्मक में, और 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। अब देखिए साथियों, अब अगली बात आप सुनिए। अगर मैं धन का गुणा करा देता हूं ऋण से, धन का गुणा होगा ऋण से, तो यहां पर जो उत्तर आएगा वो आएगा ऋणात्मक में। एग्जाम्पल में हम देखते हैं इसको। तो एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर मैं पहली वाली संख्या को ले लेता हूं धनात्मक में, धन 5 ले लिया, और दूसरी वाली संख्या को मैं ले रहा हूं ऋण 3। तो पहले हम करेंगे चिन्हों का गुणा साथियों। तो धन का गुणा होगा ऋण से, तो यहां पर उत्तर आएगा ऋणात्मक में। 5 का गुणा होगा 3 से, तो यहां पर आ जाएगा 5 तिया 15। अब अगली बात आप सुनिए, अगर मैं ऋण का गुणा कर दूंगा धन से, ऋण का गुणा किससे हो रहा है, धन से हो रहा है, तब भी जो उत्तर है वो आ जाएगा ऋणात्मक में। यहां पर एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। पहली वाली संख्या को मैंने ले लिया ऋण 6, अब इसका मैं गुणा करा रहा हूं धन 2 से, तब क्या होगा, चिन्हों का गुणा पहले करेंगे तो ऋण का गुणा होगा धन से साथियों, तो यहां पर उत्तर आएगा वो आएगा ऋणात्मक में। अब 6 का गुणा हम करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 6 दूनी 12। तो चिन्हों का गुणा में आपको 2 चीज याद रखनी है। पहली चीज कि सजाती चिन्हों का जब हम गुणा करते हैं, यहां पर देखिए धन है और धन है, जब धन और धन का जब सजाती चिन्हों का गुणा किया तब उत्तर आया धनात्मक में। यहां पर भी जो ऋण है और यहां पर भी ऋण है, यहां पर भी सजाती चिन्हों का जो गुणा हो रहा है, तो यहां पर उत्तर किस में आ रहा है, धनात्मक में आ रहा है। मतलब कि ये कहने का हुआ कि सजाती चिन्हों का जब हम गुणा करते हैं तो वहां पर उत्तर आता है धनात्मक में, और विजाती चिन्हों का जब गुणा करते हैं, यहां पर देखिए पहले धन था फिर ऋण था, अलग अलग जाति का जब गुणा होता है तो वहां पर उत्तर आता है ऋणात्मक में। यहां पर ऋण में था पहले, फिर था धन में, जब हम अलग अलग जाति का गुणा करते हैं तो वहां पर उत्तर आता है ऋणात्मक में। सेम प्रकार होता है हमारा चिन्हों के भाग में। अगर आपने चिन्हों का गुणा को समझ लिया तो इसी प्रकार से हमारा चलता है चिन्हों का भाग में। अगर हम धन का भाग करेंगे धन से, तो यहां पर जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा धनात्मक में। सजाती चिन्हों का भाग होगा तब वहां पर उत्तर किस में आएगा भाई, धनात्मक में आएगा। इसी प्रकार से यहां पर मैं ऋण का भाग कर दूंगा ऋण से, तो वहां पर भी उत्तर आ जाएगा धनात्मक में। सजाती चिन्हों का आप गुणा करें या फिर भाग करें, वहां पर उत्तर आता है धनात्मक में। अब बारी आती है विजाती चिन्हों की। अगर मैं धन का भाग करूं ऋण से, तो वहां पर जो उत्तर आएगा वो आएगा ऋणात्मक में। अब यदि मैं ऋण का भाग कर दूंगा धन से, तब भी उत्तर आएगा ऋणात्मक में। तो इस प्रकार से साथियों आपको चिन्हों का गुणा और चिन्हों के भाग में बस 2 ही चीजें याद रखनी है। सजाती चिन्हों का गुणा या फिर भाग करते हैं, धन का गुणा धन से या फिर धन का भाग धन से करेंगे तो वहां पर उत्तर आता है धनात्मक में, और विजाती चिन्हों का जब हम गुणा करते हैं तो वहां पर उत्तर आता है हमें ऋणात्मक में। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो चिन्हों का गुणा और चिन्हों के भाग में बस इतना ही पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं घातांक के नियम के बारे में कि घातांक का नियम क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको घातांक का पूरा नियम नहीं बताऊंगा, लेकिन जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमें पढ़ने के लिए मिलने वाली है, उन सब चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ समझाने वाला हूं, वो आप देखिए। जो नीचे में रहते हैं, जो नीचे में कोई हमें संख्याएं दी जाती है, उससे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं दोस्तों, आधार कहते हैं। अब जो संख्या दी जाती है उसके घात में हम यहाँ पर घात में लगाते हैं। घात में कैसे लगाते हैं, इसके दाएं ओर थोड़ा ऊपर लगाते हैं इसके घात को। यहां पर मैं लिख दिया घात। अब यहां पर हम समझते हैं घातांक के नियम के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया 1 की घात 1। अब इस 1 की घात 1 का मतलब क्या होता है, यहां पर देखिए घात को आपको देखना है, घात में 1 है, मतलब की बात साफ है कि हमें एक बार करना है गुणा। घात में अगर 1 दिया है तो एक बार गुणा, 2 दिया तो 2 बार गुणा, 3 दिया है तो 3 बार गुणा। जितनी संख्याएं दी जाएंगी घात में उतने बार करना रहता है गुणा। गुणा तो हमने समझ लिया। अब लेकिन गुणा किसका करेंगे, गुणा किसके करेंगे, तो आधार में जो संख्या दी जाती है उसका हम करते हैं गुणा। यहां पर आधार में दिया है 1 और इसके घात में दिया है 1। यहां पर कहने का मतलब हुआ कि 1 का गुणा बस एक ही बार होगा, यहां पर आ जाएगा केवल 1। अब दूसरे एग्जांपल से हम और समझते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया 2 की घात 2। यहां पर देखिए दोस्तों, घात में क्या है, घात में 2 है और आधार में भी 2 है। कहने का मतलब ये हुआ घात में 2 है तो 2 बार करना है हमें गुणा। अब हम किसका गुणा करते हैं, आधार का गुणा करते हैं। तो 2 बार गुणा करेंगे 2 का, यहां पर आ जाएगा 2 गुना 2 बराबर आ जाएगा 4।
ठीक है साथियों, इसी प्रकार से और एग्जांपल से समझाऊं मैं आपको। तो 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 का मतलब होता है कि 3 का उसी संख्या से हमें करना होता है 3 बार गुणा। यहां पर आ जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27। इस प्रकार से घातांक के नियम को आपको समझना है। कुछ फार्मूले और होते हैं, कुछ सूत्र और होते हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, मैं आपको कुछ फार्मूले के बारे में बता रहा हूं, वो आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है वो है, अगर कोई भी संख्या दी जाए, मैं कोई भी संख्याओं की जगह यहां पर रख लिया हूं ए की जगह आप कोई भी संख्या दे सकते हैं, दशमलव वाले, भिन्न वाले, या फिर चर अचर कुछ भी दे सकते हैं। उसके घात में अगर शून्य है तो इसका मान आता है 1। आपको ये याद रखना है। अब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं दूसरा नंबर का सूत्र, वो है हमारा गुणा का नियम। क्या है साथियों? गुणा का नियम। अब ये गुणा का नियम क्या कहता है घातांक में, वो आप सुनिए। देखिए, अगर मैंने यहां पर ले लिया आधार में a, अब इसके घात में मैं लगा देता हूं m। अब इसका मैं गुणा करा रहा हूं किससे? यहां पर भी मैंने घात आधार में ले लिया a, अब इसके घात में मैंने ले लिया n को। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, आधार समान है और दोनों क्या है, गुणा में है, तब घातें हैं जो जुड़ जाती है। आधार को आपको एक बार लिखना रहेगा, अब घात को जोड़कर लिख देना रहेगा। यह आ जाएगा a की घात m प्लस n। यही है गुणा का नियम। आधार समान है और दोनों गुणा में है, तब घातें जो है वो जुड़ जाती है। अब दूसरा नियम इसी से संबंधित है। सॉरी, यहां पर आ जाएगा तीसरा। तो गुणा के बाद आ जाएगा यहां पर भाग का नियम। अब देखिए भाग का नियम क्या कहता है दोस्तों, वो अब हम जानने वाले हैं। भाग का नियम देखिए, अगर मैं यहां पर आधार में ले लूं a, अब इसके घात में मैंने ले लिया m को, अब इसका मैं भाग करा रहा हूं a की घात n से। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर जो घात आधार है a और यहां पर भी आधार है, आधार समान है और वो दोनों भाग में है, तब जो घात है वो घट जाती है। हमने आधार को एक बार लिख दिया, अब घातों को हम लिख देंगे घटाकर। यहां पर आ जाएगा a की घात m ऋण n आ जाएगा। तो ये तो हो गई तीसरे फार्मूला की बात। अब हम चौथे फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, घात की घात नियम, घात की घात का नियम। अब ये क्या कहता है वो आप सुनिए। घात की घात का नियम ये क्या कहता है, ये आप उसको अच्छे से सुनिए। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर लिख रहा हूं आधार की जगह a, आधार की जगह क्या लिख रहे मैंने a। अब इसके घात में मैंने लगा दिया m, अब इस पूरे के घात में मैंने लगा दिया n। तो घात के ऊपर लग गया है घात। यहां पर देखिए a है आधार, अब इसके ऊपर में घात में है a, अब इसके ऊपर में घात में और लगा दिया m। घात के ऊपर घात लग गया है, तब हम यहाँ पर आपस में घातों का कर देते हैं गुणा। यहाँ पर आधार लिखा जाएगा a, अब घातों का हम कर देते हैं गुणा। यहाँ पर आ जाएगा m गुणा n। तो घात की घात नियम में हम घातों का कर देते हैं गुणा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला सूत्र हमारा क्या कहता है वो आप देखिए। अगर यहाँ पर आपको दे दी जाए एक, अब यहाँ पर दे दी जाए b, अब इसके घात में मैंने लगा दिया m। यहाँ पर a b क्या है, a b है हमारा है आधार, अब इसके घात में हमने लगा दिया m को। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जो घात में m है वो a की घात भी है और b की घात भी है। यहाँ पर जो a की घात में लग जाएगा m, अब a और b वो दोनों गुणा में है, तो मैंने इंटू का चिन्ह लगा दिया। अब ये जो घात m है वो b का भी है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा b की घात m। ठीक है साथियों, अब छठवां सूत्र हमारा क्या कहता है वो आप देखिए। जो छठवां नंबर का सूत्र है हमारा वो क्या है, अगर यहां पर दे दिया जाए a, अब इसके बटे में दे दिया जाए दूसरा b, अब इसके घात में मैंने लगा दिया m। तो देखिए साथियों, जो m है, जो घात m है वो a का भी है और b का भी है, तब ये लिखा जाएगा a की घात m बटा b की घात m। ये फार्मूला भी हम अक्सर पढ़ते आ रहे हैं। एक अंतिम सूत्र आपको याद रखना है, वो क्या कहता है, यहां पर अगर दे दी जाए a की घात m दे दी जाए, यहां पर आपको ध्यान रखना है a की घात m के नीचे में क्या होता है, एक भी होता है। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो एक ऊपर चला जाएगा और a की घात m जो है वो नीचे आ जाएगा, लेकिन घात जो है, घात का चिन्ह हो जाता है परिवर्तित। तो a की घात m को जब हमने उल्टा किया तो ये आ गया 1 बटा a की घात ऋण m आ जाएगा। इस प्रकार से ये घातांक के कुछ फार्मूले हैं जो हमको यूज़ करने होते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको कम से कम याद रखनी होगी। अब आगे चलते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं पक्षांतर के बारे में। पक्षांतर क्या होता है, अब इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों,
पक्षांतर हम क्यों करते हैं? पक्षांतर हम तब करते हैं जब हमें किसी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना होता है, या फिर हम संबंधों को पता करते हैं, या फिर समान राशियों को एक तरफ करना होता है, तब हम पक्षांतर करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया x ऋण 5 बराबर 6 मैंने ले लिया। अब मुझे यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, चर x का मान ज्ञात करना है, तब मैं यहाँ पर करूंगा पक्षांतर, ऋण 5 का पक्षांतर करूंगा। देखिए मैंने x को उतार दिया और 6 को भी उतार दिया। अब हम ऋण 5 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण बदल जाता है धन में, ऋण बदल जाता है धन में, तो ऋण 5 लिखा जाएगा धन 5। तो x बराबर 6 और 5 को हम जोड़ेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 11 दोस्तों। अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहा है, x धन 6 बराबर मैंने यहां पर ले लिया है 8। यहां पर देखिए पहले वाले समीकरण में क्या हुआ था कि हमने ऋण का पक्षांतर किया तो वो बदल गया धन में। अब यहां पर हमें धन का पक्षांतर करेगा तो धन का पक्षांतर करेंगे तो वो बदल जाता है साथियों ऋण में। तो यहां पर x बराबर आ जाएगा 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऋण बदल जाता है धन में और धन बदल जाता है भाई ऋण में। अब हम दूसरे टाइप का देखते हैं। यहां पर मैंने लिख लिया 2x बराबर 6। अब देखिए साथियों अब ये क्या होगा, अब यहां पर 2 और x क्या है, गुणा में है, तो गुणा जाता है भाग में, पक्षांतर करेंगे तो गुणा जाता है भाग में। अब ये किसके भाग में जाएगा, तो दूसरे पक्ष में जो संख्या दी जाती है उसके भाग में चले जाएगा। यहां पर हमें दूसरे पक्ष में संख्या दी गई है 6, अब उसके भाग में आ जाएगा ये 2, जो गुणा का 2 है वो भाग में चला गया। अब इसको हम भाग करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6। तो x बराबर हमारे पास साथियों आ गया 3। तो इस प्रकार से हम करते हैं पक्षांतर। पक्षांतर में आपको केवल 2 ही चीजें याद रखनी है। पहली चीज के ये कि ऋण बदल जाता है धन में और धन बदल जाता है ऋण में, और दूसरी चीज जो गुणा में दिया रहता है वो बदल जाता है भाग में। हमने पक्षांतर के बारे में भी समझ लिया। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं शून्य की भूमिका के बारे में कि शून्य के क्या क्या रोल्स होते हैं। तो देखिए साथियों मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। शून्य का कुछ मान नहीं होता है, शून्य का कुछ मान नहीं होता है, लेकिन किसी संख्या के आप पीछे वो शून्य लगाते जाइए वो संख्या बड़ी होती चली जाएगी। मैं आपको यहां पर उदाहरण से समझाता हूं। मैंने एक संख्या लिया 5, ठीक है साथियों। अब इसके सामने में मैं कितने भी जीरो लगाऊं उसका मान 5 ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी पूर्णांक संख्या है उसके सामने में आप कितने भी जीरो लगाइए उसका मान वही संख्या में मिल जाती है। यहां पर मैंने 5 लिया और 5 के सामने में 4 शून्य लगा दिया, यहां पर जो उत्तर मिलेगा वो मुझे 5 ही मिलने वाला है। अब देखिए अब आप दूसरी बात सुनिए। यहां पर मैंने वही संख्या ले ली 5। अब यहां पर पहले वाले कंडीशन में मैं शून्य को सामने की ओर लगा रहा था, अब मैं शून्य को पीछे की ओर लगाऊंगा तो 5 के बाद मैं एक और शून्य लिख दूंगा तो यहां पर संख्या 5 जो है वो बड़ी बन गई, 50 में बदल गई। 5 जो है अब 50 में बदल गई है। एक जीरो और लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 500 में, एक जीरो और लगाऊंगा तब ये बदल जाएगा 5000 में। तो कोई भी पूर्णांक संख्या के सामने आप कितने भी जीरो लगाइए वही पूर्णांक संख्या में मिलती है। और लेकिन कोई भी पूर्णांक संख्या के आप पीछे जीरो लगाइए तो वो संख्या बड़ी होती चली जाएगी। ये है शून्य की भूमिका। यहां पर और कुछ बातें हैं उसको हम समझते हैं। देखिए कोई भी संख्या ले लो, मैं कोई भी संख्या की जगह यहां पर ले रहा हूं a। अब कोई भी संख्या में आप शून्य को जोड़ दीजिए, हमें वापस से वही संख्या मिल जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर संख्या लेता हूँ 5, 5 पे आप शून्य को जोड़ते हैं तो वापस से हमें 5 ही मिलने वाली है। अब दूसरी बात आप समझिए, मैंने कोई भी संख्या लिया a, कोई भी संख्या की जगह मैंने ले लिया a। अब यहाँ पर मैं शून्य को घटाऊंगा तो भी मुझे वापस से वही संख्या मिलने वाली है a। यहाँ पर मैंने एक संख्या ले ली 6 उदाहरण के रूप में। यहाँ पर मैं 6 में जब हम शून्य को घटाएंगे तो यहाँ पर वापस से मुझे 6 ही मिलेगी, क्योंकि शून्य का तो खुद कोई मान नहीं होता है। अब साथियों अब आप तीसरी बात सुनिए। ये हमारी पहली बात थी, ये हमारी दूसरी बात। अब आप तीसरी बात सुनिए। अगर कोई भी संख्या लो, चाहे वो चर हो या अचर हो, कोई भी संख्या, उसका गुणा आप कराते हैं शून्य से, तब वहां पर जो उत्तर आ जाता है वो शून्य हो जाता है। किसी भी संख्या का आप 0 से गुणा कराइए, शून्य से गुणा कराइए, वो उत्तर हमें मिलता है शून्य में। ये हो गई तीसरी बात। अब चौथी बात देखिए, कोई भी संख्या आप लीजिए, अब उसके बटे में या फिर उसको भाग कीजिए शून्य से, यहाँ पर जो उत्तर आता है वो उत्तर आता है अनंत।
मतलब कि इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिमित मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। ये चार चीज़ें आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या में हम शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलती है, शून्य को घटाते हैं तब भी हमें वही संख्या मिलती है, लेकिन किसी भी संख्या में हम शून्य का गुणा करते हैं तो वो बदल जाता है शून्य में। अब किसी भी संख्या को जब हम शून्य से भाग करते हैं तो हमें अनंत मिल जाता है। ये बात हो गई शून्य की भूमिका के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं एक की भूमिका के बारे में। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा, मैं कोई भी संख्या लेता हूँ ए, कोई भी संख्या की जगह मैंने ले लिया ए। यहाँ पर आप ए की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी रख कर देख सकते हैं। अब इसका अगर हम गुणा कराएंगे 1 से तो वापस से हमें वही संख्या मिल जाती है ए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं कोई भी संख्या ले रहा हूं, कोई भी संख्या की जगह मैंने ले लिया यहाँ पर वापस से ए। अब इसका अगर मैं भाग कराऊंगा 1 से तो भी मुझे वापस से वही संख्या मिल जाएगी। तो एक की भूमिका में आपको दो चीजें याद रखना है कि कोई भी संख्या का 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या में मिलेगी, और कोई भी संख्या का अगर आप 1 से भाग करेंगे तो वापस से हमें वही संख्या मिल जाती है। अब आगे की बात हम करते हैं। अब आगे हम देखने वाले हैं भिन्न सूत्र के बारे में। अब भिन्न सूत्र क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं भिन्न सूत्र के, कि भिन्न वाले प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के जरिए ज्यादा अच्छे से समझाता हूं। मैं यहाँ पर दो भिन्न ले रहा हूं। पहला हमारा भिन्न है 5/6 और दूसरा मैं भिन्न ले रहा हूं 7/6। अब इन दोनों भिन्नों को मैं जोड़ने वाला हूं। तो देखिए साथियों, यहां पर जो पहला भिन्न और दूसरा भिन्न, दोनों भिन्न को आप देखिए हर में क्या है, समान संख्या है 6। जब हर समान हो तब इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं वो आप अच्छे से सुनिए। तो जो हर में है उसको एक बार लिखेंगे, हर में एक बार लिखेंगे। अब बाकी की संख्याओं को, ऊपर वाली संख्याओं को हम चिन्ह सहित उतार देंगे। यहाँ पर है 5 तो 5, धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह, और यहाँ पर 7 है तो 7। 7 और 5 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 और नीचे में आ जाएगा 6। इसको 6 से हम भाग दे सकते हैं, 6 एकम 6 और 6 दूनी आ गया 12। तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान में देना है कि अगर दोनों जो भिन्न है उसमें जो हर है वो समान आ जाए तो हर को हम एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले अंश को हम चिन्ह सहित उतार देंगे। अब देखिए, यही प्रश्न मैं घटाने के लिए ले रहा हूं। यहां पर मैं यही प्रश्न ले रहा हूं 5/6, ये हमारा पहला भिन्न है और दूसरा भिन्न है हमारा 7/6। अब इसको हम घटाने वाले हैं तो ऋण का चिन्ह मैंने लगा दिया। अब भी मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर जो भिन्न है, भिन्न में दो हर है, वो समान संख्या है, उसको एक बार आपको लिख लेना है। मैंने एक बार इसको उतार लिया भाई। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, जो ऊपर में अंश में दिया जाता है उसको हम चिन्ह सहित उतार लेते हैं। तो 5 दिया है तो 5, अब यहाँ पर ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह, और यहाँ पर आ जाएगा धन। और अभी मैंने आपको चिन्हों की संक्रियाओं में पढ़ाया हुआ था कि अगर एक धन में दिया जाए और एक ऋण में दिया जाए तब आपको वहां पर घटाना रहता है और बड़ी वाली संख्या का हम लगाते हैं चिन्ह। यहाँ पर 7 में 5 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब बारी आती है चिन्ह की। यहाँ पर बड़ी वाली संख्या है 7 और उसके सामने में है ऋण का चिन्ह, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण का चिन्ह, और नीचे में साथियों यहाँ पर है 6। अब हम इसको 2 से भाग दे सकते हैं, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 तिया 6। तब हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा ऋण 1/3। अब यही एग्जाम्पल, अब इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरे तरीके से ले रहा हूं। देखो, मैंने पहला भिन्न ले लिया 5/6 और दूसरा भिन्न ले लिया 7/6। अब इन दोनों भिन्नों का मैं कराता हूं गुणा। तो गुणा कैसे कराते हैं वो आप सुनिए। गुणा जब हम कराते हैं तो अंश का अंश के साथ व हर का हर के साथ गुणा होता है। कहने का मतलब ये होता है कि ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली की संख्या के साथ और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ होता है गुणा। तो 5 का गुणा होगा 7 से तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35, और नीचे में क्या आ जाएगा, 6 का गुणा होगा 6 से तो हमें मिल जाएगा 6 छक्का 36। तो गुणा में आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला का ऊपर वाला के साथ और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ हम करते हैं गुणा। अब यही एग्जाम्पल मैं भाग के लिए ले रहा हूं। मैंने यहाँ पर ले लिया 5/6, अब इसका मैं भाग करा रहा हूं 7/6 से। जब इसको हम भाग कराते हैं तो भाग को हम पहले बदल देते हैं गुणा में। पहले भिन्न को आपको जैसा का तैसा उतार लेना है, 5/6 मैंने उतार लिया। अब यहाँ पर भाग को हम बदलेंगे गुणा में। जब भाग को हम गुणा में बदलते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। तो नीचे में यहाँ पर था 6 और यहाँ पर बच जाएगा नीचे में 7। यहाँ का 6 और यहाँ का 6 हम दोनों को काट सकते हैं, तब हमारे पास उत्तर बच गए साथियों यहाँ पर 5/7। इस प्रकार से आपको हल करना रहेगा भिन्न वाले सूत्रों को। जब आधार बोल दिया मैं, यहाँ पर हर समान दिए जाए तब। अब यदि क्या होगा
अगर आधार समान न हो, अगर आधार समान न हो तब हम इसको कैसे हल करेंगे। देखिए मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर मैं ले रहा हूं 5/6, ठीक है साथियों। अब यहां पर मैं दूसरे भिन्न को जोड़ने वाला हूं। कौन सी भिन्न को जोड़ने वाला हूं वो आप देखिए। मैं यहां पर ले लिया हूं 7 और नीचे में ले लिया हूं 12। यहां पर आप देखिए दोनों भिन्न में हर जो है वो समान नहीं है। यहां पर जो पहले भिन्न का हर है 6 और दूसरे भिन्न का हर है यहां पर है 12। यहां पर हर क्या है, समान नहीं है। अब असमान हर हमें मिले, अब असमान वाले हर वाले को हम कैसे हल करेंगे वो आप अच्छे से सुनिए। तो सबसे पहला हमारा काम होगा हर का लघुत्तम निकालना। क्या निकालना, हर का लघुत्तम निकालना। अब मैं यहां पर आपको लघुत्तम निकालना सिखाने वाला हूं। तो लघुत्तम हम कैसे निकालेंगे, हर का निकालने वाले हैं लघुत्तम, और हर में हमें दिया गया है पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या है 12। हमें 6 और 12 का निकालना है लघुत्तम। हम लघुत्तम कैसे निकालेंगे, 6 और 12 कौन सी ऐसी संख्या से है जो दोनों से पूर्णतः विभाजित होने वाली है। यहां पर मैं संख्या को ले रहा हूं 2 जो है वो दोनों 6 और 12 को पूर्णतः विभाजित करने वाली है। 2 तिया यहां पर हो जाएगा 6 और यहां पर 2 के पहाड़े को हम 6 बार पढ़ेंगे, 2 छक्के 12। इसी प्रकार से देखिए ये जो संख्या में मिली है अब ये पुनः 3 से भाग जाने वाली है। यहां पर हो जाएगा 3 एकम 3 और यहां पर हो जाएगा 3 दूनी 6। यहां पर 1 आ गया है, यहां पर इसको 1 लाना था, 1 आ गया है। अब यहां पर आया है 2, अब इसका हम करेंगे भाग, तो ये हो जाएगा 1 बार में जाएगा और यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है साथियों, अब हम इसका कराते हैं गुणा। क्या कराते हैं, इन तीनों का हम कराएंगे गुणा। तो 2 का गुणा होगा 3 से, 2 तिया 6 और 6 का गुणा होगा 2 से, तो यहां पर आ जाएगा 6 दूनी 12। तो हमें यहां पर हर में मिल गया है 12। हमने 6 और 12 का जब लघुत्तम निकाला तो वो कितना है साथियों, ये आ गया है 12। अब ये 12 हमने नीचे में लिख लिया है। अब देखिए, अब आप आगे की बात सुनिए। ये जो 12 आया है, ये जो 12 आया है इसका गुणा आप 5 से करेंगे। मैं आपको रफ में कर बता रहा हूं। ये जो 12 आया है इसका गुणा आप 5 से करेंगे, तो यहां पर लिखा गया 12/5। अब इसके नीचे में 6 दिया है, इस 6 को आपको उतार लेना है कुछ इस प्रकार से। अब यहां पर हम 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6 और यहां पर आ जाएगा साथियों 6 दूनी 12। अब इसके बाद देखिए 2 का गुणा होगा 5 से, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। इस 10 को आपको यहां पर उतार देना है। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए। हमने पहले वाले के लिए कर लिया, अब दूसरे वाली संख्या के लिए, दूसरे वाले भिन्न के लिए वही बात लागू होगी कि ये 12 का गुणा आपको करना रहेगा 7 से। 12 का गुणा किससे करना रहेगा, 7 से, और इसके नीचे में दिया गया है 12। 12 को आपको उतार लेना है। ऊपर का 12 और नीचे का 12 दोनों को हम काट सकते हैं, तब हमारे पास यहाँ पर बच गया 7 और बीच में यहाँ पर दिया गया साथियों धन का चिन्ह। अगर ऋण का चिन्ह दिया रहता तो ऋण का चिन्ह लगाते, अगर गुणा दिया रहता तो ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ हम करते हैं गुणा। यहाँ पर धन का चिन्ह दिया था, धन का चिन्ह मैंने लगा लिया। अब इसको बस हल करने वाले हैं। अब बस हमें करना है जोड़ना। यहाँ पर 10 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17 और यहाँ पर आ जाएगा 12। यही हमारा हो जाएगा आंसर साथियों। देखिए इस प्रकार से आपको करना रहेगा हल भिन्न वाले सवालों को। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं लघुगणक का गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। और लॉग के बारे में मैं कुछ आपको फार्मूले बताने वाला हूं। ये फार्मूले अधिकतर हमारे यूज होते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके लिए फार्मूला लिखने वाला हूं, वो क्या है वो आप सुनिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं log 1 का मान आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि log 1 का मान होता है 0। log 1 का मान क्या होता है साथियों, ये होता है 0। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर मैं दूसरा फार्मूला लिखने वाला हूं कि log 0 का मान क्या हो जाएगा। तो log 0 के मान को हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसका उत्तर आ जाएगा अनंत। इसी प्रकार से देखिए तीसरा, अब तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, log 10 का मान होता है 1। ये 3 बात आपको ध्यान में रखनी है कि log 1 का मान होता है 0, log 0 का मान होता है अनडिफाइन होता है, यहाँ पर आ जाएगा अनंत, और log 10 का मान होता है साथियों 1 होता है। कुछ फार्मूले और है उसको अब हम लिखने वाले हैं। चौथे नंबर का फार्मूला वो क्या कहता है वो आप सुनिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ log, अब इसके ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ m इंटू n। अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है log m प्लस log n। हमने क्या किया है, log m n के लिए लिख लिया है log m प्लस n। ये होता है हमारा फार्मूला। सेम इसी प्रकार से एक और फार्मूला होता है, 5वां नंबर का फार्मूला होता है log, यहाँ पर m और n दोनों गुणा में थे, अब मैं इन दोनों को भाग में बदल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया log m/n। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है log
m माइनस लॉग n होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक अंतिम सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है, वो क्या कहता है वो आप सुनिए। मैंने यहाँ पर 6वां नंबर का फार्मूला लिख रहा हूँ। देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ log m की घात n। log m की घात n का मतलब होता है जो घात में दिया गया है n, वो यहाँ पर log के साथ गुणा में आ जाता है, n इंटू log m हो जाएगा। तो ये हमारे लघु गणक के कुछ गुणधर्म हुए, कुछ फार्मूले हुए, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये अधिकतर ऐसे है कि हमारे जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि log 1 का मान क्या होता है, log 0 का मान क्या होता है, log 10 का मान क्या होता है, या फिर इन तीनों में से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो साथियों आज की क्लास में हमने गणित के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास। तो आई होप बच्चों अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर जाकर अभिप्सा ऐप को सर्च कर डाउनलोड करेंगे। अभिप्सा ऐप में हमारे संपूर्ण कोर्सेज के बारे में जानकारी दी गई है जिसे आप देख सकते हैं, या फिर आप www.abhipsa.in पर जाकर भी हमारी कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता दूं हमारे कोर्सेज में हम आपको प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग वीडियो देने वाले हैं, क्विज क्वेश्चन देने वाले हैं, स्टडी मटेरियल होंगे जो कि पीडीएफ के रूप में होंगे, जिससे आप कहीं भी और कभी भी पढ़ पाएंगे। प्रत्येक चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद हम आपके टेस्ट भी लेने वाले हैं और यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी व एससीईआरटी के दोनों की बुक से लिया गया होगा। और यदि बच्चों कोर्स खरीदने के लिए आप मेरे द्वारा दिए गए कूपन कोड TAK100 का उपयोग करते हैं तब आपको 10% की छूट भी मिलेगी। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।